हेलो गाइस, What is up? मेरा नाम है रोहित और मैं हूं आयुष। WWE हो या फिर ऑल एलीट रेसलिंग, ब्रेकिंग न्यूज, ऑनेस्ट ओपिनियंस या हो कोई बैकस्टेज सीक्रेट, रेसलिंग से जुड़ा सभी मसाला, क्योंकि आप सुन रहे हैं असली अखाड़ा। तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ असली अखाड़ा। और भाई अभी तक आपका जो सपोर्ट रहा है पॉडकास्ट के ऊपर बिल्कुल कमाल का रहा है। कल AEW का ऑल आउट पेपर व्यू हुआ और उसके अंदर बहुत सारे बड़े शॉक सरप्राइजेस देखने को मिले। प्रॉब्ली सबसे बड़ा शॉक वाला पेपर व्यू हम कह सकते हैं इस साल का। बहुत सारी चीजें हुई हैं। डैनियल ब्रायन, एडम कोल, CM पंक का फर्स्ट मैच था, उन सब के बारे में बात करेंगे और आखिर क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज का पड़ सकता है AEW के ऊपर और साथ के साथ WWE के ऊपर। और भाई अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फटाफट से फॉलो कर दें। अभी तक आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। और ऑब्वियसली हमेशा मेरे साथ जो है रोहित जुड़ते हैं। तो रोहित भाई क्या हाल चाल है और क्या कर दिया भाई ऑल आउट में कल? हाल चाल देखो बिल्कुल बढ़िया है। और बहुत सारे लोगों को अभी तक यहाँ पर ना सिर्फ एकदम हरी हरी सुनहरी वादियाँ दिखाई दे रही होंगी AEW ऑल आउट के अंदर। WWE के हो सकता है यहाँ पर सिर्फ नुकसान ही दिखाई दे रहे हो, लेकिन इस एपिसोड को जब आप पूरा सुनोगे तो शायद आपको थोड़ी सी रियलिटी पता चलेगी AEW के बारे में भी, कि शायद यहाँ पर उनके कुछ नेगेटिव चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं ऑल आउट से। लेकिन जहाँ तक बात रही सबसे पहले हमारे डैनियल ब्रायन की, जो कि एक्सपेक्टेड था उनका आना, मतलब वेट ही कर रहे थे कि अब आएगा डैनियल ब्रायन, अब आएगा डैनियल ब्रायन। और जो डैनियल ब्रायन का थीम सॉन्ग बजा, जिस तरीके से वो आए, आयुष मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है पता है AEW की, वो ये है कि वो बिल्कुल चीज़ है ना, अगर उनकी ऐसी लगती भी है कि भाई ये ऑब्वियस सा होने वाला है, तब भी वो थिंग्स ऐसे निकाल कर लेकर आते हैं कि वो इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे अगर चीज़ें ऑब्वियस हो गई थी तब भी यहाँ पर बड़ी चीज़ पता मुझे क्या लगी, कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कैनी ओमेगा और डैनियल ब्रायन का सिर्फ फेस ऑफ दिखा दिया और हमको पता लग गया कि AEW चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। वहाँ पर हमको जंगल बॉय देखने को मिले, वहाँ पर लूचासोरस थे, वहाँ पर क्रिश्चियन केस थे, कैनी ओमेगा, एडम कोल, सारे लोग मिक्स में थे। तो ये जो बुकिंग थी वो अच्छी नहीं लगी देख के। अगर सिर्फ फेस ऑफ नहीं होता, मतलब थोड़ा डिफरेंस आना है यहाँ पे, वो बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मतलब डैनियल ब्रायन को वापस लाना, जैसे कि रोहित एक्सपेक्टेड तो था, इतने समय से पता था और कुछ टाइम पहले मतलब रूमर्स भी आ गए थे कि ऑल आउट में ये होने वाला है। लेकिन जैसा कि बोला, म्यूजिक सबसे पहले मुझे भी अच्छा लगा। पहली बार सुन के ना मतलब लगा कि यार ये क्या कर दिया उन्होंने अजीब सा, लेकिन फिर से मैंने जाके देखा तो हाँ अच्छा लगा। लेकिन स्टोरी लाइन की बात करी जाए तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जब CM पंक आए थे रोहित, हमने पॉडकास्ट पे बात करी थी कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज CM पंक के लिए ऑलरेडी हमको दिख रही हैं। और डैनियल ब्रायन को वापस ला के ऐसा नहीं कि हाँ ये तेरा मैच है अगले पेपर व्यू के लिए, चलो बिल्ड इसकी स्टार्ट करें। अब क्या होगा डैनियल ब्रायन के साथ, उनका क्या रोल रहेगा, टैग टीम होगी, फैक्शन होगी या इंडिविजुअली लड़ेंगे ओमेगा से, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो आई थिंक आगे आने वाले शोज में जो इंटरेस्ट बना के रखेंगे लोगों का। एंड आई थिंक डेफिनेटली रोहित बहुत बढ़िया था। और दूसरी चीज ये भी थी कि भाई डैनियल ब्रायन, जबकि इतने समय से रोहित पता था कि आने वाले हैं, शो में जैसे उन्होंने उस चीज को करा कि पहले एडम कोल आए, जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद डैनियल ब्रायन आए, तो तब भी लोगों ने जो पॉप करनी थी वो आई थिंक AEW को मिल गई। अच्छा, वो काफी सारे लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं उनको कि ये मिनी ब्रॉक लेसनर है, तो इस बात से तू कितना एग्री करता है कि वो मिनी ब्रॉक लेसनर लुक में आए थे? मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं कि भाई कंपेयर कर सकते हैं। आई थिंक पोनी टेल थोड़ी ब्रॉक की ज्यादा लंबी है, बस उतना फर्क है। लेकिन मतलब लुक में सिमिलैरिटीज डेफिनेटली है, लेकिन आई डोंट थिंक वो पर्पस पे करा गया है कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर अब पोनी टेल में आ रहा है तो हम डैनियल ब्रायन को पोनी टेल में लाएंगे, क्योंकि वो चीज का कोई वैसे भी फायदा नहीं है, ना ही कोई उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन तो फर्क पड़ेगा, फर्क एक बंदे को पड़ेगा और वो है विंस मैकमैन। अभी इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आएंगे कि कैसे विंस मैकमैन को बहुत ज्यादा इससे चुल हुई होगी जब डैनियल ब्रायन अब AEW कंपनी के अंदर आ गए हैं। लेकिन डैनियल ब्रायन का जैसे हमने कहा आना बहुत ज्यादा ऑब्वियस था, लेकिन जिसका आना ऑब्वियस नहीं था, एडम कोल वो नाम है। एडम कोल का थीम सॉन्ग प्ले होता है, एडम कोल आते हैं रिंग में, एडम कोल बेबे वाला चैंट, भाई वो जिस तरीके से क्राउड ने किया था, AEW का क्राउड पहली बार एडम कोल बेबे करता है, ये मुझे लगता है याद रखा जाएगा AEW की हिस्ट्री के अंदर, कि पहली बार सही मौके पर बिल्कुल परफेक्शन के साथ क्राउड ने बिल्कुल मिलके किया था। वो बहुत ही ज्यादा मस्त मूवमेंट था। और वो गले मिलना, यंग बक्स के साथ बुलेट क्लब की यादें ताजा करना, NJPW में इनका ग्रुप हुआ करता था, डोमिनेंट फैक्शन, अनडिस्प्यूटेड एरा एकदम से एडम कोल ने भुला दी। ये इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? और पता है मतलब बढ़िया बात क्या है कि जब एडम कोल वहां पे आए ना, तो वो जो चैंट हुई, मतलब ये एक चीज बहुत बढ़िया AEW की, कि भाई अब
प्रॉब्ली मुझे नहीं लगता कि हर बार ये चीज़ WWE में होती है, लेकिन आई थिंक AEW की ऑडियंस जो है इन टाइप के रेसलर्स को ज़्यादा जानती है जो इंडी सर्किट से आते हैं। अब ऑब्वियसली एडम कोल ऑलरेडी एक पॉपुलर स्टार है जो NXT से आ रहा है, लेकिन तब भी अगर कोई स्टार ऐसा आता है तो उसकी चैंट्स वगैरह ना AEW के क्राउड को आई थिंक पता होती हैं। और अगर ये हम कह सकते हैं कि सीन WWE में होता तो शायद लोग पहली बात तो ये सोच रहे होते कि भाई आखिर ये कौन है, और उसके बाद इसकी चैंट्स तो दूर की बात है। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं तो कैरियन क्रॉस का हम ले सकते हैं मंडे नाइट रॉ पे रोहित की, जबकि हम जानते हैं NXT में कितना कमाल का रिएक्शन मिलता है हमेशा कैरियन क्रॉस को, लेकिन मंडे नाइट रॉ की ऑडियंस कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूज लगती है कि आखिर भाई इस बंदे से हम उतना रिलेट नहीं कर पा रहे। बहुत सही बात है कि AEW का जो क्राउड है ना भाई, वो तुमको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। स्पेशली सुपरस्टार्स को ऐसे में मुझे लगता है ना कि बहुत ज्यादा मजा आ जाता होगा यार, कि जब क्राउड भी तुम्हारे साथ ऐसे इंगेज रहता है। तो एडम कोल ने डेफिनेटली उस मोमेंट को तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब एंजॉय किया होगा। और बढ़िया बात यह है कि जैसा कि बोला अभी भाई, बुलेट क्लब का हमें जो है वो फ्लैशबैक भी दिया, लेकिन साथ के साथ अनडिस्प्यूटेड एरा को डिच भी कर दिया है बोल के कि दी एलीट जो है अब पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर सबसे बेस्ट फैक्शन बन चुकी है। एंड आई थिंक उस पॉइंट पे सारे लोग चाह रहे थे कि भाई चल डैनियल ब्रायन तो आया नहीं, क्या कर सकते हैं। लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड भी थे और सबको लग रहा था कि ये ओमेगा को अटैक करेगा, लेकिन फिर जब उसने वो अटैक करा जंगल बॉय को और एडम कोल कहते हैं कि आर यू रेडी फॉर द स्टोरी टाइम विद एडम कोल बेबे, तो जो चीयर मिली मतलब एज अ हील भी टर्न करने के बाद भाई वो मतलब बहुत मस्त रिएक्शन। अच्छा, थोड़ा सा ये नहीं कह सकते कि डैनियल ब्रायन के डेब्यू ने एडम कोल के डेब्यू को थोड़ा सा दबा दिया? आई थिंक कह सकते हैं, लेकिन AEW शायद ये सोच रही है कि भाई हम 22 सितंबर को न्यूयॉर्क जा रहे हैं और कोविड का सीन जो है वो क्लियर नहीं है, और अगर इनमें से कोई एक डेब्यू हम आगे के लिए बचा के रखते हैं और बाद में वो नहीं हो पाता तो शायद पूरे प्लान्स जो हमारे खराब हो सकते हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि भाई क्या करें, चलो टाइम तो बचा है नहीं और हर हफ्ते नया बंदा लाएंगे तो उसमें भी सेंस नहीं बनती। तो डैनियल ब्रायन और एडम कोल को उन्होंने एक ही स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व भी कर दिया, ऑपोजिट एंड्स पे भी रख दिया। एंड आई थिंक कि एडम कोल के डेब्यू को और ज्यादा चीयर करा जाता, उसके बारे में बात करी जाती। रोहित ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब डैनियल ब्रायन आ गए हैं तो दोनों की बात होगी, लेकिन तब भी हाँ डैनियल ब्रायन क्योंकि ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, तो वो थोड़ा सा जो स्पॉटलाइट है उनके ऊपर आई थिंक ज्यादा रहेगा। स्पॉटलाइट एक बंदे के ऊपर रही थी क्योंकि 7 सालों का इंतजार खत्म होता है, और वो था CM पंक ने जब अपना रेसलिंग के अंदर किया रिटर्न इन रिंग डेब्यू मैच AEW का, उनका हुआ CM पंक वर्सेस डार्बी एलन। देख आयुष, अगर मैं इसके ऊपर अपना पहला थॉट दूं ना पॉडकास्ट के एपिसोड के अंदर, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मैच आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था, कि वाओ मूवमेंट मेरे को कोई इस मैच से देखने को मिला, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर मैं इस मैच को देखूं और किसी भी पॉइंट पर मैं ये सोचूं कि ये बंदा 7 साल के बाद अपना पहला मैच रेसल कर रहा है, मैं ये बात सोच भी नहीं सकता कि वाकई में ऐसा है। किसी बंदे को मैं मैच दिखा दूंगा जिसने प्रो रेसलिंग देखी ना हो, और मैं उससे पूछूं कि भाई क्या तुझे लगता है कि ये बंदा 7 साल के बाद वापस से रेसलिंग करने आ रहा है, इसने इससे पहले कोई मैच लड़ा नहीं है, तो शायद वो कहेगा नहीं, मुझे भी कहीं से देख के ऐसे नहीं लगता। तो CM पंक की इस परफॉर्मेंस की दाद देनी पड़ेगी भाई डार्बी एलन के सामने। और मैच से पहले, मैच में मैं अपना ओपिनियन दूंगा, लेकिन उससे पहले रोहित मैं पूछना चाहता हूँ CM पंक के गियर के बारे में क्या थॉट्स हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि काइंड ऑफ वैसा सिमिलर होगा जैसा WWE में था, लेकिन क्या कभी याद भी है कि कब लास्ट टाइम इस टाइप के गियर में हमने CM पंक को देखा था? यार गियर से जब मैंने पहली बार देखा तो अगर ठीक है फुल पैंट्स हैं, ट्रंक्स नहीं है, वो चलता है, लेकिन यार कलर मुझे थोड़ा सा ना ब्लैक अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला है, कोई CM पंक आ गया है। ऐसा लग रहा है कि हाँ वाकई में ये 7 साल बाद वाला CM पंक है। मैंने इस बात को हजम किया, किसी तरीके से पचाया। अगर वो ब्लैक की जगह थोड़ा सा व्हाइट कलर होता तो शायद थोड़ा सा सूट करता। एक तो दोनों के कलर भी सेम हो गए ना, डार्बी एलन की पैंट्स भी ब्लैक है, CM पंक की भी, तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन यार कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, रिंग गियर एक थोड़ा सा एलिमेंट ऐड करता है, लेकिन खैर इतना भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर कुछ ज्यादा। जो रिंग रस्ट की बात करी जा रही है वो दूर दूर तक दिखी नहीं। कुछ लोग डेफिनेटली मजाक उड़ा रहे थे यहाँ पे CM पंक का, मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे, क्योंकि फिजिक जो है पंक की उतनी बढ़िया नहीं लग रही थी, थोड़ी बहुत बेली दिख रही थी पंक की, तो शायद उसकी वजह से उन्होंने ट्रंक्स ना पहन के अपनी पैंट्स पहनने की डिसाइड करा। लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो मैच दिया क्लासिक कहीं से भी नहीं था 5 स्टार, लेकिन दो जो इसके पर्पस थे ना मैच के वो दोनों पूरे हो गए। पहला कि CM पंक को अपनी होम कमिंग मिल गई, एक अच्छा मैच, और डार्बी एलिन इस मैच से रोहित भाई पूरा सुपरस्टार बन के निकला है। मतलब वो जो एक पॉइंट था मैच में जहाँ डार्बी को CM पंक फेंकते हैं रोप्स में, और वो भाई बंदा कैसे मतलब पूरा पोल से टकरा के बाहर गिरता है, और जिस तरीके से वो सेल करा डार्बी ने भाई, मतलब
अपने आप में ही वो स्टार बना देता है डार्बी एलन को। और मैच खत्म होने के बाद हमने भी देखा कि जब डार्बी एलन गिरे हुए होते हैं, क्राउड उनके लिए रिएक्ट कर रहा था, रिस्पॉन्ड कर रहा था उस पर कि डार्बी की वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो सीएम पंक के सामने भी मैच हारने के बाद भी अगर क्राउड तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि भाई तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है। और मुझे लगता है कि सीएम पंक मैच जीते ये भी पॉजिटिव बात रही, डार्बी एलन मैच हारने के बाद भी स्टिल क्राउड के अंदर ओवर रहे। सारी यहाँ पर विन विन वाली सिचुएशन है और सारी चीजें यहाँ पर पॉजिटिव हुई है। यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव वाली चीज मेरे ख्याल से मुझे तो कोई नजर आती नहीं है यार आयुष, सब बढ़िया है। एक सवाल मैं पूछूंगा कि भाई क्योंकि सीएम पंक और डार्बी के बीच में मैं तो एक और मैच होता हुआ नहीं देख रहा। आई थिंक ये वन ऑफ था, वो चीज हो गई खत्म, हाथ वाथ भी मिला लिया, अब अपने अपने रास्ते। लेकिन रोहित अगला मैच, क्योंकि डायनामाइट पे डेफिनेटली पंक तो आने वाले हैं और अगला पेपर भी अब जाके सीधा नवंबर में होगा, तो क्या हो सकता है पंक के साथ? अब क्या मतलब, ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन क्या देखना पसंद करेगा पंक के साथ? देख यार, मैंने ड्रीम मैचेस के अंदर अपनी लिस्ट बता दी है। नंबर 1 पर जो है मैं तो चाहूंगा वो अभी हो जाए, सीएम पंक वर्सेस एमजेएफ। लेकिन मुझे पता है वो किसी बहुत बड़ी स्टेज के लिए होगा। लेकिन अब ऐसे मैं ये नहीं चाहता कि सीएम पंक का ये जो मोमेंटम है ना टूटे। तो कोई छोटा स्टार बिल्कुल ही मत डालना सीएम पंक के सामने। बस मैं इतना टोनी खान को सजेस्ट करना चाहूंगा, एडवाइस करना चाहूंगा, कुछ बड़ा ही रखना ताकि सीएम पंक का मोमेंटम बना रहे। बाकी तो मेरे से ज्यादा टोनी खान ही जानते होंगे कि कैसे सीएम पंक को, या फिर खुद सीएम पंक जानते होंगे कि उनको अच्छे तरीके से बुक करना है। और डेफिनेटली मतलब इतने सारे बड़े स्टार्स हैं कि अब कोई ढूंढने में भी कमी नहीं होनी चाहिए। और रोहित, हमने बात करी एमजेएफ की और यहीं से हम आते हैं गाइस अब आगे की चीजों पे जो ऑल आउट पे हमें देखने को मिली हैं। तो मेजर रोहित क्या हाइलाइट्स रही? मतलब जेरिको और एमजेएफ के मैच से स्टार्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर करा? ऑब्वियसली इस मैच में एक्सपेक्टेशन पे डिलीवर करा। एक तो इसकी स्टोरी टेलिंग शुरुआत से ही बढ़िया थी, ऊपर से हमने ये भी देखा कि भैया जेरिको को अपना करियर जो है वो बचाना था। तो पूरे मैच में धक धक सा भी हो रहा था थोड़ा सा कि हाँ भैया कहीं मैच हार ना जाए। हालांकि प्रिडिक्टेबल था लेकिन स्टिल तो मैं इस मैच से पूरा सेटिस्फाइड था। मैं कुछ यहाँ से लेना नहीं चाहूँगा दोनों ही सुपरस्टार से। लेकिन भाई जो टैग टीम मैच था भाई उस मैच से मतलब वाओ वर्ड बिल्कुल यही इस मैच को देखकर, इस मैच सोचकर यही चीज निकल कर आती है। ऊपर से टाइटल चेंज भी हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर तुम टैग टीम मैचेस देखो, डब्ल्यूडब्ल्यू की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एईडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ। अब तक जितने भी टैग टीम मैचेस हुए हैं, एक तो उनकी टैग टीम की रेसलिंग वैसी इतनी अच्छी है, लेकिन मैं शायद इसको टैग टीम मैचेस अब तक जितने भी हुए हैं एईडब्ल्यू के अंदर आराम से टॉप 3 के अंदर जरूर रख सकता हूँ। डेफिनेटली। और आई थिंक कि लूचा ब्रदर्स को टाइटल देना भी कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि लोग अब पक चुके थे यंग बक्स से और कुछ ज्यादा अपोनेंट्स भी नहीं थे यंग बक्स के पास। तो एक फ्रेशनेस भी अब देखने को मिलेगी डिवीजन के अंदर। और रोहित, मुझे ना ये चीज काफी अच्छी लगती है कि भाई हर एक पॉइंट के बाद ये मतलब एईडब्ल्यू कुछ जगह सही करती है, कुछ जगह गलत, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको पता होता है कि कब सही टाइम पे हमें एक टाइटल चेंज करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर एक चैंपियन है तो अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, किसको हराना है। जैसे कि मीरो वर्सेस एडी किंगस्टन एक और मैच था शो पे, और वहां पे चाहते तो वो एडी किंगस्टन को जितवा भी सकते थे, लेकिन आई थिंक परफेक्ट डिसीजन था कि मीरो को अपना टाइटल रिटेन करना चाहिए, क्योंकि एडी किंगस्टन उनके अगेंस्ट अभी इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे थे। लेकिन इसके अलावा अगर थोड़ा सा ओपिनियन में जानना चाहूँ भाई मेन इवेंट के ऊपर रोहित, तो वो मैच कैसा लगा? मतलब बाकी भी मैचेस थे, लेकिन केनी ओमेगा वर्सेस क्रिश्चियन केज मेन इवेंट की यार मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बात करी। मेरे को ये थोड़ा सा स्ट्रेच लगा हुआ मैच लगा कि शायद इसको ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइम दे दिया। शायद वो इस रीज़न की वजह से भी हो सकता है कि मैं मेन इवेंट खत्म होने के बाद क्या ड्रामा होने वाला उसका वेट कर रहा था। लेकिन क्योंकि प्रिडिक्टेबल थी चीज़ें, मेरे को पता था कि क्रिश्चियन यहाँ पर नहीं जीतने वाले एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये चीज़ें बाद के लिए किसी और सुपरस्टार के लिए बचा कर रखेंगे। तो इसलिए बाकी चीज़ों से कंपेयर करने के हिसाब से ये उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं डिलीवर किया। और मैं ऑनेस्ट रहना यहाँ पर चाहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि ऑल आउट बढ़िया था तो सब कुछ ही बढ़िया था। ये एक नेगेटिव पॉइंट था जो कि शायद थोड़ा सा निकाल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, उसके बाद जो चीज़ हुई एग्री करूंगा बिल्कुल रोहित। और मतलब 2 स्पॉट्स थे, एक था हमारा वन विंग डेंजल वाला, एंड आई थिंक एक जब क्रिश्चियन ने स्पीयर लगाया टेबल के थ्रू। बाकी मैच बिल्कुल एवरेज। अच्छा, तो ये तो चलो सारी ऑल आउट पेपर व्यू के बारे में बात हो गई, लेकिन इस ऑल आउट पेपर व्यू से टेक अवे अगर हम देखें, क्या नेगेटिव चीजें थी एईडब्ल्यू के बारे में? चलो वो तो बिल्कुल थोड़ी सी थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू का भी इसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है? विंस मैकमैन कैसे चीजों को अब अलग तरीके से देखने पर मजबूर हो सकते हैं, ये वाली टर्म का मैं यूज करूंगा, मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो क्वार्टर कॉल है, अर्निंग कॉल है, उसके अंदर बोला था कि एईडब्ल्यू किसी भी तरीके से कंपटीशन नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा बंदा उनकी कंपनी से गया है जो रिलीज नहीं हुआ, बल्कि खुद अपनी टर्म्स पर अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, डैनियल ब्रायन की मैं बात कर रहा हूं, दूसरी कंपनी के साथ जाकर साइन करता है। तो यहां पर चलो ये बात हो गई कि चलो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए तो खतरे वाली बात हो गई कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्टार्स जो है एईडब्ल्यू के पास जा रहे हैं। लेकिन
अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या AEW के खुद के स्टार्स तो दब नहीं जाएंगे WWE की ज्यादा स्टार्स आने की वजह से AEW के अंदर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा सोच समझ कर आयुष इसके बारे में जवाब देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। आई थिंक मैं कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बात है जबकि AEW के लिए कि उनके पास रोस्टर इस पॉइंट पे इतना कमाल का है कि अगर वो चाहें और अच्छे से बुक करना चाहें अपने सारे स्टार्स को तो उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब इस पॉइंट पे टोनी खान अगर सोचते हैं अपने शोज को बुक करने के बारे में तो उनके दिमाग में बस एक चीज़ नहीं आनी चाहिए कि यार अब ना कोई बड़े स्टार की कमी फील हो रही है, क्योंकि वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी जैम पैक्ड रोस्टर है और अगर इसके ऊपर और एडिशंस पे एडिशंस करते रहे, रिक फ्लेयर जैसे फालतू नाम जिनकी जरूरत नहीं है उनको लेके उनके मैच कराते रहे, तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं और नए नए स्टार्स आ रहे हैं, वैसे पीछे वालों को भी भाई याद रखना जरूरी है। अब एलिस्टर ब्लैक आए, उससे पहले रूसेव आए, तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उससे पहले कौन से आए, तो भाई सबको अगर हैप्पी भी रखना है और अच्छी बुकिंग भी करनी है तो आई थिंक अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है रोहित AEW का कि भाई चुपचाप बैठ जाओ और जो रोस्टर है पहले इसको अब कुछ महीने टिकाओ और उसी से काम चलाओ। क्योंकि हाँ, मुझे भी लगता है कि इनफ सुपरस्टार्स अब टोनी खान के पास है जिनके साथ मिलकर वो एक कंपनी चला सकते हैं। उनके पास एक परफेक्ट बैलेंस आ चुका है, स्टार पावर का भी, टैलेंट्स का भी और नए इमर्जिंग सुपरस्टार्स का भी, जो कि आने वाले टाइम में बड़े स्टार बन सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आयुष तेरे से करना चाहूंगा कि WWE के अंदर हमने स्टार्स नहीं, हमने मेगा स्टार्स को बनते हुए देखा है, जैसे कि द रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना। करंट एरा की मैं बात करूं तो वो रोमन रेंस। लेकिन क्या AEW के अंदर तुझे ऐसी पोटेंशियल दिखाई देती है जो कि उनका खुद का स्टार हो और वो मेगा स्टार बन जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन लेकर आ सके? आई थिंक डेफिनेटली ऑलरेडी MJF, डार्बी एलिन, एडम हैंगमैन पेज और भी मतलब ऐसे नाम हैं जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेगा स्टार की तो वो सिर्फ मुझे नहीं लगता रोहित कि एक सुपरस्टार के ऊपर डिपेंड करता है। MJF अगर इस पॉइंट पे WWE में भी होता, उसकी ऐसी बुकिंग करी जाती तो हम जानते हैं कि वो भाई बिल्कुल बढ़ चढ़ के ही परफॉर्म कर रहे होते। लेकिन ये ना कहीं AEW की खुद की परफॉर्मेंस और फ्यूचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर ओवरऑल एज ए कंपनी AEW ग्रो हो रही है, उनको नई ऑडियंस मिल रही है, तो ऐसे स्टार्स MJF जैसे भाई भले क्यों नहीं बनेंगे मेगा स्टार, जब कोई टैलेंट की कमी नहीं है और हर चीज जो चाहिए एक टैलेंट में, एक मेगा स्टार में, वो उनके अंदर है। वेल डेफिनेटली आपका ये वाला पॉइंट बिल्कुल बढ़िया था कि ओवरऑल अगर तुमको मेगा स्टार्स बनने हैं तो तुम्हारी कंपनी को भी ओवरऑल ग्रो होना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब तुम्हारी कंपनी लार्ज स्केल पर ग्रो होगी तभी उसके अंदर जो स्टार्स पल रहे हैं वही है ना, तुम्हारा बगीचा जितना बड़ा होगा तभी उस पर ज्यादा अच्छे फूल खिलेंगे और बड़े फूल खिलेंगे, वही यहाँ पर बात है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऑल आउट पेपर व्यू के बाद अब विंस मैकमैन डेफिनेटली कितना ही क्वार्टर कॉल या फिर अर्निंग कॉल के अंदर अगली बार जब इन्वेस्टर्स उनसे सवाल पूछेंगे कि भाई अब तो तुम्हारे डैनियल ब्रायन भी चले गए, क्या तुम स्टिल ये बात बोलोगे कि AEW तुम्हारे लिए कॉम्पिटिशन नहीं है? और उस पॉइंट पर भी अगर विंस मैकमैन ये बात बोलते हैं कि AEW मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, मैं उसको कंपटीशन नहीं देखता, तो वो डेफिनेटली झूठ बोलना ही है। क्योंकि इस समय हमको पता चल चुका है कि एक्चुअल में WWE के अंदर माहौल कैसा है। क्योंकि जो WWE स्टार्स है, जिस तरीके से वो खुद सोशल मीडिया पर या फिर ट्विटर के ऊपर रिएक्ट करते हैं, इंटरनली आयुष हमको खुद नहीं पता चल जाता कि क्या क्या सीन चल रहा है एक्चुअल में बैक स्टेज। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भाई वो बैक देख रहे हैं, मतलब कि अगर सेथ रॉलिन्स जैसा सुपरस्टार भी, जो कि पता है कि भाई एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है WWE में, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर वो भी मतलब उसको भी पता है कि अप्रिशिएट कर सकते हैं भाई इस कंपनी को हम, ऐसा नहीं है कि वो बैठ के ये सोच रहे हैं कि यार हम तो WWE वाले हैं, ये AEW क्या है। तो आई थिंक WWE को ना बस इतना ध्यान देना है कि इसको वो सीरियसली लें, और ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ जो AEW कर रही है उसके अगेंस्ट अब WWE को कुछ करना ज़रूरी है। लेकिन उनको बस इतना सोचना जरूरी है कि भाई हमारे अगेंस्ट भी कोई है तो हम मेक श्योर करें कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। और आई थिंक लोग कहते हैं कि भाई सारे रिलीज सुपरस्टार AEW में चले जाते हैं, तो 3 अब बड़े नाम हमने देख लिए हैं। पहले जॉन मॉक्सली, डैनियल ब्रायन और एडम कोल, जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और अपनी टर्म्स के ऊपर उन्होंने डिसाइड करा कि हम इस कंपनी की बजाय AEW में जाएंगे। और रोहित, यहाँ पे एक आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि भाई अगर क्या WWE में सारी चीजें इस समय बढ़िया चल रही होती तो क्यों आखिर कोई बंदा जो सेंसिबली, जिसके अंदर सही दिमाग है, वो WWE जैसी इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनी को छोड़ के किसी एक ग्रोइंग कंपनी में जाए? इसका आंसर ऑब्वियसली बिल्कुल क्लियर सा है ना, WWE के अंदर बैक स्टेज चीजें सही नहीं चल रही। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस भी तो किया था कि जो केटरिंग है वो भी कैंसिल हो गई। भाई इस लेवल पर अगर कॉस्ट कटिंग हो रही है तुम्हारी, तुमको ट्रीटमेंट सही से नहीं मिल रही, तो तुम तब जाके ही तो डिसाइड करते हो। और ये तो सिर्फ केटरिंग एक अलग इशू है, यहाँ पर तो बात मेन बुकिंग की आ जाती है। तो इस वजह से जो है इतना माहौल खड़ा हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं AEW से यही कहना
करना चाहूंगा कि भाई तुम सुपरस्टार्स तो साइन कर रहे हो, लेकिन उनको ढंग से ट्रीट कैसे करना है इसको ध्यान रख लेना, वरना आगे जाकर हो सकता है 2-3-4 साल के बाद तुम WWE सुपरस्टार जो है तुम्हारे पास वही रह जाएं, और जो तुम्हारे खुद के टैलेंट्स थे वही तुम्हारे पास इस तरीके से रह जाएंगे। तो आई थिंक ये हमने कुछ डिस्कशन किया पूरे ऑल आउट के ऊपर, किस तरीके से WWE को इससे फायदा भी है नुकसान भी है, AEW के ऊपर भी कैसे फायदे और उनके नुकसान की बात हो सकती है। अब नेक्स्ट हम एपिसोड में डिस्कस करेंगे, लेट्स सी कौन सा हमारे पास पॉइंट आता है और कैसे हम आपके सामने आते हैं एक नए एपिसोड के साथ। लेकिन फिलहाल के लिए जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर गाइस आप लोग हमको सुन रहे हो, स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो, तो फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और हम आपसे मिलते हैं असली अखाड़ा के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।